नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड रोजांक और आज हमारे इस मंच पे मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही ऊर्जावान उस यूथ से जिन्होंने अपनी मेहनत से सिविल सर्विसेज में एक सफलता का मुकाम गढ़ा और एक नहीं दो दो बार गढ़ा और शायद तीसरी बार गढ़ने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। तो दोस्तों, मैं इस मंच पे आप सभी का जो साक्षात्कार है, आपका जो इंट्रोडक्शन है, वो जैब जाकिर साहब से मैं कराना चाहता हूं, जो सन 2018 बैच में आईपीएस हुए और सन 2000 में 153वीं रैंक लाकर फिर इन्होंने और बेहतरीन कार्य किया। तो इनका सफर कैसा रहा, और आज इस वीडियो में मैं आपसे जो सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, इनके मार्क्स मेंस में बहुत ही अच्छे हैं। 440 मार्क्स लेकर इन्होंने एक जबरदस्त जो है सफलता अर्जित की और अपने साथ के लोगों से ज्यादा इन्होंने एक एवरेज क्रिएट किया। तो आखिर इन्होंने कैसे मेंस में वो मार्क्स अचीव किए, इनके सक्सेस सीक्रेट क्या था और वो सक्सेस सीक्रेट आपके लिए कैसे काम कर सकता है, आप कैसे इनके स्टेप्स को फॉलो करते हुए और इनके जो तरीके हैं उसको अपनाते हुए अपने लिए एक बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, मेंस में अपना जो सेगमेंट है उसको बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। स्वागत है जैब साहब आपका इस मंच पे उजांक आईएएस के। और हमारे बच्चे लगातार आपको सुनना देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना एक कुछ बेसिक परिचय वो हमसे कराएं, ताकि हमारे बच्चे जो है उससे एक आइडिया ले सकें कि वो कैसे अपने सफर को लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन दिस एपिसोड। सर, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। वहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। ग्रेट। एंड फाइनली इन 2018 I got selected with All India rank 225 and then in 2019 again I got selected with All India rank 153. ग्रेट, बहुत बढ़िया रैंक है, 153 रैंक। तो कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए। आपने मुझे बताया कि आपके फादर जो है वो क्लर्क के पोस्ट पे रहे और आपके परिवार में इतने रिसोर्सेज नहीं थे, और हमारे कई बच्चे जो हैं बहुत गांव देहात से आते हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। तो कई बार ये उनका एक प्रश्न होता है कि सर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, संसाधन बहुत कम है, फैमिली सपोर्ट कम है, तो क्या हम आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकते? आपकी क्या राय है इस बारे में? सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस एक इम्पेडिमेंट बन सकता है, लेकिन वो उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना आप अपने ऊपर उसको एज अ बर्डन लेते हैं। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ क्लर्क सर्व करते हैं, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस का कभी उतना ज़्यादा फ्लो नहीं रहा है। बट अगर आपने ठान लिया, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करना ही है, तो आपको बहुत सारे सपोर्टर्स मिल जाते हैं। और अगर आपको अच्छा मेंटर मिलता है, जैसे सर आपने भी मुझे जिस तरीके से गाइड किया था, उस तरीके से मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैसेज बहुत छोटा सा है और मैसेज बहुत क्लियर है। वो मैसेज ये है कि अगर आप ठान लेते हैं, जहां चाह वहां राह। और मैं हमेशा कहता हूं कि स्टूडेंट को नदी की तरह होना चाहिए। नदी जब अपना रास्ता ढूंढने पे आती है तो नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। नदी बहुत तरल होती है, वो किसी जकड़न के साथ नहीं होती। और देखिए, आप एक सामान्य परिवार से आते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा जो है वो रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन आपने अपनी लगन से अपने मुकाम को हासिल किया, और एक बार नहीं दो दोबारा हासिल किया। और इस बार भी हम दुआ करेंगे, जिस बार आपने जो है वो फिर से एग्जाम दिया और अपनी रैंक को और इम्प्रूव करके लेकर जा रहे हैं, और आपका जो सपना है वो टॉप रैंक में आने का, डेफिनेटली वो जो है आ सकेंगे। हालांकि आईपीएस है और बहुत ही अच्छा इनके पास एक जॉब सिक्योरिटी है, फिर भी एक महत्वाकांक्षा होती है कि अपने आप को टॉप रैंक में लेकर आना। तो आप कभी अपने एम्बिशंस को मत रोकिएगा। सपने देखना हमारा हक है और सपनों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी बात को याद रखिएगा, सपने देखना हमारा हक है और ये हक आप किसी को दे नहीं सकते, और सपनों को पूरा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को उठाइए, अपने कंधों को मजबूत करिए, क्योंकि ये कंधे इसी तरह की जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। कल आप राष्ट्र के उन महत्वपूर्ण लोगों में शामिल होंगे जो राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। आइए हम मुख्य मुद्दे पे हम बात करते हैं। आपके मेंस के मार्क्स बहुत अच्छे रहे, कुछ उसके बारे में बताइए। सर, मेरा इस बार का जीएस जनरल स्टडीज का टोटल अराउंड 440 है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो इस बार स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो काम कर गई। तो वो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करना चाहूँगा फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे जो 2-3 बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट का सामना करना पड़ा है, वो स्टूडेंट्स को ना करना पड़े। तो वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी होता है
कि जो आपने उस चीज को फेलियर जो सामना किया वो आपको ना करना पड़े, राइट। और आपको शायद सुनने में लग रहा होगा 440 मार्क्स, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ज्यादातर लोग सिलेक्ट हुए उनका जो औसत है, एवरेज जो है वो 400 मार्क्स है, यानी कि वो एवरेज से 40 मार्क्स अब है। तो आप जीएस में इतने मार्क्स को कवर करना अपने आप में एक बहुत अचीवमेंट मानी जाती है। तो हम शुरू करते हैं मेकिंग स्टेप से, और हम जैसे जीएस पेपर 1 में आते हैं, काफी बड़ा उसका सिलेबस है, उसको आपकी क्या स्ट्रेटजी है उसको करने की? सर GS1 में अगर हम देखें तो उसको हम 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल इश्यूज। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि किस ब्लॉक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो वी हैव टू मैप द क्वेश्चंस। पिछले 5 साल का पेपर्स का एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप, कि किस सिलेबस के किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारे पास एक जनरल फ्रेमवर्क मिल जाता है कि इस टॉपिक से डेफिनेटली हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको हम थोड़ा कम प्रायोरिटी दे सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, एनालाइजिंग द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। सेकेंडली व्हाट वी हैव टू डू इज आंसर राइटिंग इज द क्रक्स ऑफ मेंस। सो rather than studying multiple sources and then going for answer writing, मुझे ये लगता है कि start with answer writing। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो आपके पास उतना नॉलेज, उतना कंटेंट है कि आप मेंस का अच्छा आंसर लिख सकते हैं इवन विदाउट रीडिंग एनीथिंग। तो आप डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए और आंसर लिखकर उसको छोड़ मत दीजिए। कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है सर कि वो 3-3 महीने तक आंसर ही लिखते हैं लेकिन लिख के छोड़ देते हैं, तो इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो आंसर लिखने के बाद आपको उसको बैठकर एनालाइज करना होगा, आपको अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने होंगे, उसके ऊपर काम करना होगा और उसके बाद उसको इंप्रूव करना होगा। तो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स जो आपका मेंस का प्रिपरेशन होगा उसमें आप देखोगे कि फर्स्ट डे पे आंसर जो आपने लिखा है और 90 डेज के बाद जो आपने आंसर बहुत लिखा बड़ा अंतर आ जाता है। जी आप खुद ही देख सकते हैं उसको। बिल्कुल सर। और आपको याद होगा कि मैं जब फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेरी आंसर राइटिंग की क्लास चलती है और शशांक सर भी उसमें ले रहे हैं, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, आपको हमेशा मैंने आपसे कहा था कि आंसर राइटिंग से पहले आप राइटिंग भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा कि मैंने ब्रेकफास्ट स्टडी में आपसे कहा था कि 2 पेज आपको डेली लिख के सोना है। अंटिल अनलेस जब तक आप अपने थॉट्स को, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक जो है वो मोटर एक्टिविटी होती है। हम जब किसी चीज को सोचते हैं और जब उसको किसी चीज को लिखते हैं तो हम बेसिकली मोटर एक्टिविटी को अटैच कर रहे होते हैं। यानी ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जब तक आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होगा तब तक आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा। और अभी अगर बिगिनर भी हैं तो आपके टीचर ने आज कुछ भी आपसे कहा है, फॉर एग्जाम्पल आज आपसे बताएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, तो आप एक क्वेश्चन बनाओ और उसको लिखना शुरू कर दो। और मैं आज से नहीं, जब हम लबासना गए थे वहां से हम इतने लोगों से मिले तो वहां पे भी सबने मुझे एक ही मैसेज कहा था कि अपने बच्चों से बोलिए कि राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग, ठीक है, मुंह को बंद करो और लिखना शुरू करो। और देखिए आज जो आपके सामने सेलेक्ट हैं, जिन्होंने अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया, वो भी आपसे यही कह रहे हैं, राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग। हर दिन आप एक आदत बना लो कि आपको लिखना ही लिखना है। फिर इसके आगे आपने इसको कैसे जो है वो मेंटेन किया? तो सर इसके बाद जो है मैं जो भी आंसर्स लिखता था उसके बाद अगर मैं डेली 1 आवर आंसर में लिख रहा हूँ तो 2 घंटा बैठ के मैं उसको एनालाइज करता था कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, इंट्रोडक्शन मेरा गलत है, कंक्लूजन गलत है, मैं किस तरीके से और मेरे आंसर को बेहतर बना सकता था। तो ये करते हुए सर मुझे लगा कि मैंने काफी इंप्रूवमेंट किया है। और सोर्सेज तो सर सबके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं और डिपेंड करता है कि आपके पास मेंटर कैसा है, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो आपको किसी से उसको इवेल्युएट करवाना होगा। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो मेंटर्स है सर, जो फैकल्टी भी है, तो उनके पास से अगर स्टूडेंट्स इवेल्युएट कर सकते हैं आंसर्स को तो उनके लिए वो बहुत बड़ा इनपुट होता है। एक छोटी सी बात वो आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो यही मेरा अप्रोच था सर GS1 को लेकर। ज्योग्राफी से वही मैंने सोर्सेस यूज किए, हिस्ट्री के लिए भी सेम सोर्सेस है, बट द डिफरेंस आई थिंक इज राइटिंग मोर एंड राइटिंग परफेक्टली एंड एक्यूरेटली। यस यस सर, राइट। और जहां तक मुझे समझ में आता है कि राइटिंग, जैसे मैं भी क्लासेस में बताता रहा हूँ कि हमेशा सबसे पहले कोशिश करो कि थॉट्स को डेवलप करो। यानी कि आप जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हो, उसमें क्या होता है कि आप थॉट्स डेवलप करने से रुक जाते हो। पहले पॉइंट्स में लिखो, कोई बात नहीं है। फर्स्ट, जैसे कहते हैं खाना बनाने से पहले आपको सामान जुटाना होता है, वैसे आप अपने थॉट्स को जुटाओ। शुरुआत में 2-3 महीने की सोचो कि अगर मैं गांधी के ऊपर लिख रहा हूँ, मैं जो है वो मान लो चर्चिल के ऊपर लिख रहा हूँ, तो मैं उसके पहले उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पॉइंट्स को जुटा लो। फिर धीरे धीरे उसको अरेंज करने हैं। हम एक कुछ समय, हमें हफ्ते 2 हफ्ते लगाकर हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, फिर हम एक उसका जो है वो उसकी बॉडी यानी कि जो उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, फिर हम धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। देखो कोई भी चीज इवॉल्व जब होती है तो वो समय लेती है। आप किसी पौधे को भी लगाओ और आपका आम खाने का बड़ा मन है तो पूरा एक ट्रॉली ला के खाद डाल दो कि भैया आज मैंने पूरे साल उसको जो है पूरे जीवन भर की खाद आज दे दी है और कल बढ़िया बड़े बड़े आम निकलेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, पौधा जल जाएगा। सो आपको ग्रेजुअली जो है वो डेली 2 पेज 2 क्वेश्चन आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, जीएस पेपर 2 पिछले कुछ समय से काफी ट्विस्ट कर रहा है
उसके लिए आप स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे? मतलब मैं अगर पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करूं और आईआर की बात करूं तो भी। सर पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पिछले 2 साल से आ रहे हैं काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। ये और जो टेस्ट सीरीज जो चल रहा है जनरली मार्केट में, उसमें एक सेट पैटर्न एस्टेब्लिश हो गया है क्वेश्चंस का कि आपने 3 पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, हर एक पार्ट में 7-7 पॉइंट लिख दिया, 5-6 पॉइंट्स लिख दिया और आप आगे बढ़ गए। और वो पॉइंट का लेंथ होता है एक बुलेट पॉइंट का। लेकिन क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछ रहा है वो एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो वो आपको यू हैव टू डिस्क्राइब, आपको क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल करना होगा। तो आप एक पार्ट में 7 पॉइंट्स लिखने के बजाय आप 4 या 5 ही पॉइंट्स लिखिए, लेकिन उसको क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करिए। करेक्ट। Fulfill the demand of the question, and even if you have to write 2-3 lines to explain that particular point, well and good, but for the sake of, क्योंकि आपने किसी टॉपर का देख लिया कि वो पॉइंट्स में लिख रहा है और आप ब्लाइंडली उसको कॉपी करने जा रहे हो, तो आप क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। जैसे सर इस बार एक क्वेश्चन था कि वेदर पार्लियामेंट हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते सर। बिल्कुल। उसमें आपको पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करना होगा, जजमेंट्स बताने होंगे, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को मेंशन करना होगा। सो यू हैव टू डिस्क्राइब मोर एंड यू हैव टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो मुझे ये लगा कि पॉलिटी में खास करके यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने और भी नोटिस की है कि इसमें न्यूज़पेपर की बहुत ज्यादा रोल बढ़ता जा रहा है। खासतौर पे पेपर 2 में देख रहा हूँ कि डायरेक्टली वो जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं वहां से उठाकर क्वेश्चन बना रहे हैं। आप इसको कैसे बताएंगे बच्चों को? सर बिल्कुल, न्यूज़पेपर तो एक इंटीग्रल पार्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन का। ध्यान देना यहाँ पे सर ने कहा इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मतलब क्या होता है? वो उसके साथ आपका चॉइस नहीं है कि आप करें या ना करें। या हमारे ज्यादातर बच्चे क्या होता है, कई बार पूछते हैं सर कौन सी मैगजीन पढ़ें जिससे तैयार हो जाए। ठीक है, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये एसेंस है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर न्यूज़पेपर के साथ ही खड़ा होगा। तो प्लीज कंटिन्यू उस पे बारे में आप बताएं। जी, न्यूज़पेपर देखिए राइट फ्रॉम द डे वन, जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है, टू द डे यू आर गिविंग योर इंटरव्यू, डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप मैगजीन से कवर कर लोगे टॉपिक, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल कॉलम्स आते हैं, जो ओपन पेज आता है, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग आपका ग्रेजुअली डेवलप होता है, आप उस इशू को एक तरीके से जीते हो, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप उसको उसके निटी-ग्रिटीज को समझ रहे हो। डायरेक्टली आप मैगजीन पढ़ोगे तो उसमें प्रोस कॉन्स बताकर उसको फिनिश कर दिया जाएगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, आप बस उसको मेमोराइज कर ले रहे हो। बिल्कुल। तो न्यूज़पेपर में आप अंडरस्टैंड, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस में ये कीवर्ड मेंशन करता है कि दिस इज टू चेक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट, एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल बी डेवलप्ड ओनली इफ यू रीड द न्यूज़पेपर्स। सो ये मैंडेटरी हो गया है। सर ने कहा कि जिस दिन आप ये डिसाइड करते हो कि आपको यूपीएससी में जाना है, उस दिन से न्यूज़पेपर आपकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैं हर क्लास में कहता हूं कि जो स्टूडेंट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है वो लिखवा के रख ले, यूपीएससी में उसके लिए सफर बहुत दूर का नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर सिर्फ, आप लोग ये कहते हैं ना सर करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स नहीं होता है। एक जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आप उसकी गुण समझ लो। जैसे अभी आपने क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया कि आपको उसमें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, और न्यूज़पेपर में एक सबसे खास बात होती है कि जो कोई आर्टिकल लिखता है वो अपने उस टॉपिक का एक स्पेशलिस्ट होता है, तो उसके पास अपना एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। आपको वो सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि मुझे 150 वर्ड में कैसे इस बात को इन डेप्थ लिखना है, और धीरे धीरे आप उसको पकड़ना शुरू कर देते हैं। आईआर के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? सर आईआर में मुझे लगता है कि जो सबसे पहले तो 4 टॉपिक्स है सिलेबस में मेंशन, और क्वेश्चंस भी 4 ही आते हैं। तो वो 4 क्वेश्चंस को 4 टॉपिक से आने वाले, ये हमको सबसे पहले माइंड बना लेना चाहिए। उसके बाद जो है कि जो टॉपिक्स है, जैसे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो इंडिया एंड नेबरहुड में जैसे सब लेट्स से इंडिया श्रीलंका या इंडिया बांग्लादेश या इंडिया पाकिस्तान या कोई भी कंट्री का अगर क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप एक सेट टेम्पलेट बनाकर रख सकते हैं। कोई भी कंट्री के, 2 कंट्री के बीच में रिलेशंस होते हैं, ट्रेड रिलेशंस, डिफेंस, न्यूक्लियर, सिक्योरिटी, एनर्जी, पीपल टू पीपल टाइज, डिप्लोमेसी, तो एक सेट टेम्पलेट आपने बना लिया है, लेकिन उसको आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के बेसिस पे मॉडिफाई करके वहां पर लिखना होगा। तो आईआर में जो है आपको न्यूज़पेपर का रोल सबसे बड़ा है। सेकेंडली उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो न्यूज़पेपर से तो हो ही जाएगी, लेकिन उसको अप्लाई करना होगा। उसको अप्लाई करके, जैसे आपके पास रॉ मटेरियल है बहुत सारा और आपको एक डिजाइन बनाने बोला है, तो सारा रॉ मटेरियल आप यूज नहीं करते हो, आप कुछ कुछ चीजें यूज करके एक डिजाइन क्रिएट करते हो, तो वो आईआर में भी बहुत अप्लाई होता है। थर्ड थिंग इज, आईआर को आपके आंसर को डेप्थ लाने के लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन के टर्म्स यूज करने होंगे, जैसे चेकबुक डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप, बीआरआई, ये सारी चीजें हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो ये समझ में आता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग में और आपके क्वेश्चन को समझने में एक डेप्थ है, तो दैट गिव्स यू एन एज ऑफ 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स, जो कि लॉन्ग रन में जाके काफी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। इसमें एक चीज है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपना एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है इंडिया एंड इट्स नेबर्स को लेके।
आप उसको कैसा पाते हैं कि वो, चूंकि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, मैं उसको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ और मुझे लगता है कि वो बना बनाया डॉक्यूमेंट है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल सर, आपने जो कहा वो 100% मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव बताता है। एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू ज्वाइन द गवर्नमेंट एज अ सिविल सर्वेंट, आपको नॉट, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक क्रिटिक के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है चीजों को, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो जब भी आप कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो एक बैलेंस्ड अप्रोच आप लेकर चलते हो। तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे एमईए का रिपोर्ट सर ने बताया, वो आपको आईआर में बताएगा कि गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, गवर्नमेंट का विजन क्या है। तो दैट इज आई थिंक अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट, जिसके बेसिस पे आपको एक अलग अप्रोच मिलेगा, आपके आंसर में एक डिफरेंट फीलिंग रिफ्लेक्ट हो। काफी, मतलब उसमें बहुत स्पेशलिस्ट लोग अपनी अपनी जो राय देते हैं। तो मैंने देखा है कि चाहे जैसे आप लोग भी अगर चाहें तो उसको एमईए की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये सभी के लिए ओपन है। और दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए अपना जो निकालता है, ये दोनों एक ऐसे डॉक्यूमेंट मुझे दिखते हैं जहां पर हमें, मुझे लगता है कई बार बने बनाए आंसर रखे हुए हैं, मतलब आपको सिर्फ रीड आउट करना है, उसके कुछ पॉइंट शॉर्ट आउट करने हैं, वो बने बनाए आंसर। तो अगर आप आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी जो दो सेगमेंट्स है, अगर आप उसको अच्छा करना चाहते हैं तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके आंसर में ऑथेंटिकेशन काफी हद तक बढ़ा देता है। अब मैं जीएस पेपर 3 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जीएस पेपर 3 में एक बड़ी मजेदार बात है कि आप टॉप 3 में इंडिया में जो मार्क्स आए हैं, आपके मार्क्स टॉप 3 रहे हैं। और जीएस पेपर 3 जहां तक मैं पढ़ाता रहा हूँ, बहुत ही डायनेमिक माना जाता है। इसमें या तो एक तरफ या दूसरे आर या पार वाली सिचुएशन होती है। स्टूडेंट को या तो फिर वो 80 के नीचे फेंक देता है या फिर वो 100 के ऊपर लेकर जाता है। आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर जीएस3 में अगर हम सिलेबस को एनालाइज करें तो उसमें 5 डिवीजन हम कर सकते हैं: इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी। सबसे बड़ा टॉपिक है जी। तो सर अगर आप देखेंगे तो एवरी ईयर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम रहेगा। इकोनॉमी से 7 to 8 क्वेश्चंस आ जाएंगे, एनवायरमेंट से, साइंस टेक मिलाकर 5 क्वेश्चन, सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का 1 क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। सेकेंडली, इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है इट इज गोइंग टुवर्ड्स एनालिसिस, वो फैक्ट्स से हटकर क्रिटिकल एनालिसिस के बेसिस पे या फिर आपका जो एग्जामिनेशन है किसी भी टॉपिक को लेकर उसके तरफ जा रहा है। जैसे अगर सर मैं एग्जांपल दूं तो इस बार एक क्वेश्चन था कि इंक्लूसिव ग्रोथ और स्टेबल जीडीपी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन ने इंडिया को कहाँ तक एक अच्छा इकोनॉमिक पावर बनाया है। तो इसमें आपको सर अप्लाई करना होगा, इसमें आपको एग्जांपल्स के थ्रू, डेटा के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है दैट इज ऑन राइट ट्रैक। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज, आपको उसके नेगेटिव्स बताने होंगे, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ है, जॉबलेसनेस है, जॉबलेस ग्रोथ है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट नहीं है, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड रीजन्स है, रूरल वर्सेस अर्बन है, रिच वर्सेस पुअर है। तो ये सारे जो लैक्यूनाज है हमारी इकोनॉमी के, ये भी आपको उसमें दिखाना होगा। तो इकोनॉमी में आई थिंक एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस के बेसिस पे जो आंसर दिख के आएगा वो ज्यादा बेहतर होगा। इफ यू कम टू एनवायरमेंट पार्ट, एनवायरमेंट में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं दैट इज मोर ऑफ पॉइंट्स बेस्ड नेचर, आप उसको बुलेट पॉइंट्स में डील कर सकते हो। और उसमें आप मैप्स, इनोवेशन के तौर पे मैप्स, डायग्राम्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन से बात करें जिनके मार्क्स जीएस पेपर 3 में इंडिया में टॉप 3 में रहे हैं, तो इसको आप राइट डाउन भी करते रहिए। जी एनवायरमेंट में सर आपको इनोवेशन करने के लिए काफी स्कोप है। आपने मैप्स बताकर नेशनल पार्क्स बता दिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स बता दिया, प्लस आपको एनवायरनमेंट में इसके अलावा आप फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो अपनी, क्योंकि एनवायरनमेंट में सारी चीजें लिंक्ड होती है, एक इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव होता है। तो आप इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को लिंक करके अच्छे डायग्राम्स पहले से ही बनाकर रख सकते हो कि लेट्स से अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास एक ऑलरेडी दिमाग में एक डायग्राम है जो आप उसमें दिखाकर आ सकते हो। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट में सर मेरा एक प्रिंसिपल रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन साइकिल तो बनाकर आ जाऊंगा। बिल्कुल, उससे डेफिनेटली मुझे 0.51 मार्क्स का एज मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी क्वेश्चन का डिमांड है वो मैं कंटेंट के बेसिस पे उसको दे दूंगा। इसके बाद जो सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि ये मेरा एक कोर एरिया रहा है, सिक्योरिटी। उसमें मुझे लगता है कि उसमें भी काफी एक अंडरस्टैंडिंग और एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव लाने की जरूरत है। क्वेश्चन सर ऐसे आ रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन एक आ गया था कि ओवरग्राउंड वर्कर्स इन जे.एंड.के हाउ दे आर हेल्पिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये डायरेक्टली टॉपिक से क्वेश्चन है कि इंटरनल सिक्योरिटी और रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड डेवलपमेंट, ये इनको कैसे लिंक किया गया है। तो अगर आपने टॉपिक को अच्छे से एनालाइज किया है और आपने इसको अच्छे से समझा है तो डेफिनेटली आप, भले ही वो बहुत नैरो क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन सिक्योरिटी पे बहुत ब्रॉड है।
तो अगर आप उस चीज को समझ रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसको कवर कर सकते हो। अगेन सिक्योरिटी में भी हम ये सोचते हैं कि हम मैप्स वगैरह नहीं बना सकते, हम सिक्योरिटी में भी मैप्स बना सकते हैं। बिल्कुल। दी ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे लेबलिंग आपकी डिफरेंट हो जाएगी। मैप्स में जो आप लेबल करोगे कि लेट्स से आपने JNK बता दिया, वहां से POK में कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से बॉर्डर एरियाज में प्रॉब्लम्स है, डेंस फॉरेस्ट है, वैलीज है, माउंटेन्स है, ज्योग्राफी का सिक्योरिटी पे क्या रिलेशन है, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट ट्रेन है वो। जी, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो सिक्योरिटी में काफी इनोवेशन करने का एस्पेक्ट है, बट द फाउंडेशन इज अंडरस्टैंडिंग। फाउंडेशन आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम जो भी आगे चलकर क्लासेस लेंगे उसमें भी आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कि किस तरीके से सिक्योरिटी को डील करना है। तो आई थिंक और सर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एग्रीकल्चर में जनरली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उसको इकोनॉमिक के साथ क्लब कर देते हैं। ये मेरा क्वेश्चन आने वाला था, मैं ये पूछने वाला था कि क्योंकि GS पेपर 3 में क्या होता है कि इकोनॉमी फिर भी टॉलरेबल है, जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो लगभग, अगर मैं जहां तक देखूं, मैंने पेपर देखा 90 मार्क्स तक वो हिट करता है। और क्वेश्चन इतने मतलब इनोवेशन के साथ, क्योंकि उसमें उन्होंने ई टेक्नोलॉजी भी डाल रखा है, एग्रीकल्चर में साइंस डाल रखा है, उसका सोशल पर्सपेक्टिव भी डाल रखा है, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव भी डाल रखा है। वो इतना ब्रॉडर टॉपिक है, लगभग कुल 11 टॉपिक्स जो है एग्रीकल्चर के हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस पे आपकी अप्रोच कैसी रही? सबसे पहले तो आप ये रिकॉग्नाइज कर ले कि एग्रीकल्चर इज अ डिफरेंट टॉपिक, इकोनॉमी इज अ डिफरेंट टॉपिक। तो डेफिनेटली 3-4 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से आना ही आना है। अगर आप ये समझ ले कि एग्रीकल्चर के जो टॉपिक्स है सिलेबस में मेंशन, जैसे लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, देन द एग्रीकल्चरल सिनारियो, क्रॉपिंग पैटर्न, द क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारा आप समझ ले और आपने बेसिक प्रिपरेशन अगर कर लिया है एग्रीकल्चर का, तो आप एक एवरेज मार्क्स तक पहुंच जाओगे। लेकिन इसके बाद आपको मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में उसको खोलना है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी और इसके लिंकेजेस इंडस्ट्री के साथ है, सर्विसेज के साथ है। 50% एम्प्लॉयमेंट देता है कंट्री के यूथ को, लेबर फोर्स को। तो इसका लिंकेजेस बहुत वाइड है। तो एग्रीकल्चर को हम जितना वाइड डायमेंशंस में ओपन करेंगे, इसको पॉलिटी से लिंक कर दे, उसको इकोनॉमी से लिंक कर दे, इसको एनवायरमेंट से लिंक कर दे, तो एग्रीकल्चर में इनोवेशन का बहुत ज्यादा स्कोप है इस पर्सपेक्टिव से। बहुत तो जी। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारी ऑर्थोडॉक्स बुक्स हैं, जैसे ज़्यादातर इकोनॉमी की बुक्स में एग्रीकल्चर का एक हिस्सा होता है, जैसे, और अभी आपने बताया भी कि उसको इकोनॉमी के टर्म्स में हमें नहीं देखना है। तो क्या होता है कि कई बार बच्चों को रेफरेंस मटेरियल नहीं होता पढ़ने के लिए, आपने इसको कैसे प्रिपेयर किया? सर जैसे मैंने बताया कि मेरा टॉप डाउन अप्रोच नहीं था। मैं सबसे पहले आंसर लिखता था, फिर उस आंसर में मैं देखता था कि कहाँ पे कमियां रही है, और फिर मैं एक तरीके की रिवर्स इंजीनियरिंग करके गूगल से या फिर किसी नोट्स से देखकर वहां से जो मेरा नीड बेस्ड कंटेंट है मैं वो डेवलप कर लेता था। क्योंकि डायरेक्टली आपको बना बनाया कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, और अगर वो मिल जाता है तो सभी लोगों को पढ़ के उतना ही मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन कंटेंट, और उसके लिए आपको थोड़ा गूगल में सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा मेंटर्स का आपको हेल्प लेना होगा। तो इस बेसिस पे अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आप 10-20 मार्क्स का एग्रीकल्चर में एज ले सकते हो। और ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि एग्रीकल्चर में हमेशा जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि गवर्नमेंट के आसपास रहो। कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, 20 रुपए की मैगजीन है, सबसे सस्ती है मेरे ख्याल से। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बार भी जो क्वेश्चन आए थे, मैं आपको पेज नंबर, मैंने आपको बताया पेज नंबर 20 से आया, पेज नंबर 27 से आया। तो वो क्या होता है, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है वो बेसिकली उसको हम लोग रूरल डेवलपमेंट मैगजीन कहते हैं, ग्रामीण विकास की वो मैगजीन है। और वो क्या होता है कि जो भी इनोवेशन हो रहा है, चाहे वो आपका एनिमल हस्बेंड्री में हो, चाहे वो ई टेक्नोलॉजी में हो, चाहे किसी भी तरीके का प्रोग्राम पॉलिसी, वो क्या होता है कि बहुत देश के जो जाने माने लोग हैं, जैसे आपने देखा उसमें सबसे पहला आर्टिकल आपको MS स्वामीनाथन का मिल जाता है। अब MS स्वामीनाथन जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे यहाँ बेस रखा, अगर वो कोई पर्सन, या हमारा पहला आर्टिकल हमारा कृषि मंत्री का रहता है, तो ये क्या होता है, बहुत हायर इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो बेसिकली अपनी बात कह रहे होते हैं। तो आपको एक बना बनाया मटेरियल जो है वो वहां पर आपको मिल जाता है। और ये 20 रुपए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी भी किताब से बहुत कम है। तो अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कुरुक्षेत्र मैगजीन को बहुत एडमायर करता हूँ। उसके जो कुछ सेलेक्टिव फीचर आर्टिकल जो होते हैं उसको आप जरूर जो है वो अपने साथ अपनी पढ़ाई में लेकर आइए, उसके नोट्स बनाइए, और वहां से आपको एक बहुत ही अच्छा जो है कंटेंट मिल जाएगा। अब हम आते हैं पेपर 4 में। पेपर 4 में आपके मार्क्स बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है, कुछ पहले बताएं आपके क्या मार्क्स हैं और उसको अपने स्पेशली प्रिपेयर करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर 4 को आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से गेट पास है आपको यूपीएससी में जाने का। तो क्या रहे आपके मार्क्स उसमें? एथिक्स में पेपर 4 में इस बार 145 मार्क्स। 145, ध्यान से सुनना, ठीक है, 145 जी।
एथिक्स में मेरा अप्रोच बेसिकली एथिक्स को वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज क्वेश्चन बेस्ड और दूसरा केस स्टडी। केस तो दोनों का अप्रोच डिफरेंट होता है। क्वेश्चंस को लेकर सर ये है कि मुझे लगता है कि क्वेश्चन थोड़े एब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं। इंटीग्रिटी, वैल्यूज, ऑनेस्टी, ये सारे वैल्यूज पे हमको बात करनी होती है। अगर आप अपना अपना एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स किसी को कन्वे कर रहे हैं तो वो कन्वे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई थिंक वी शुड कन्वर्ट दिस एब्स्ट्रैक्ट इनटू कॉन्क्रीट, और एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए आपके लिए बेस्ट है एग्जांपल्स यूज करना। बिल्कुल। और आप अपना अपना अंडरस्टैंडिंग तो बताइए, लेकिन आपको एग्जांपल्स बीच बीच में स्प्रिंकल करने होंगे। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर जीएस पेपर्स इन द सेंस दैट एथिक्स में GS4 में आपको एग्जांपल्स इसमें डिस्क्राइब करना होगा। आप एग्जांपल लिख के बस मेंशन करके आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू शो कि इसने, लेट्स से कि हिस्ट्री में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस। तो यू हैव टू डिस्क्राइब कि गांधी जी सस्पेंडेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज सो एंड सो रीजंस। सो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स के थ्रू, आपके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, और एग्जांपल्स भी डिफरेंट फील्ड्स के हो सकते हैं। आपके पर्सनल एग्जांपल्स हो सकते हैं, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हो सकते हैं, गांधी जी, मंडेला, देन विवेकानंद एंड ऑल दोज हायर लेवल इंडिविजुअल्स जो भी, जिनको हम एडमायर करते हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं। एट द सेम टाइम जो ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने अच्छा काम किया है, बिकॉज यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। बिल्कुल। और आप फॉलो कर रहे हैं किसी ब्यूरोक्रेट को जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको रिकॉग्निशन मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिला है, आप उनको भी मेंशन कर सकते हो कि इन्होंने करेज, डेडिकेशन टू सर्विस का एक अच्छा एग्जांपल सेट किया है। बिल्कुल। एंड यू आर शोइंग दैट यू वांट टू फॉलो हिज एग्जांपल। बिल्कुल। सो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट बना सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चंस का जो पार्ट है उसमें ये मेरा अप्रोच रहा है। और जहाँ तक केस स्टडीज का पार्ट है सर, केस स्टडीज में मुझे लगता है कि आपको मल्टीपल एस्पेक्ट से केस स्टडी को देखना होगा। आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आप उसमें किस पोजीशन पे हो, क्योंकि किसी केस स्टडी में आप डीएम रहते हो, किसी केस स्टडी में आप प्राइवेट सिटीजन, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि आपका स्टेक उसमें क्या है, और स्टेक आइडेंटिफाई करने के बाद आप एथिकल डिलेमास को कैसे बैलेंस कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ, जो कलीग्स है उनका इंटरेस्ट वर्सेस योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, इन चीजों को बैलेंस करने के लिए एथिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। यूटिलिटेरियनिज्म, डिओंटोलॉजिकल ड्यूटी थियरी, देन लेट्स से यू हैव द जस्टिस थियरी ऑफ कांत एंड ऑल दोस। सो कौन सी थियरी कहाँ पर अप्लाई करनी है, मे बी आपको ये वर्ड्स यूज नहीं करने, लेकिन वो थियरीज को यूज करके आपको डिसीजन लेना है कि आई एम रिजॉल्विंग दिस एथिकल डिलेमा बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल। तो डिफरेंट केस स्टडीज में आपको डिफरेंट थियरीज यूज करना होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एक आपका डेफिनेटली एक अच्छा आंसर भी बन जाता है उसमें केस स्टडी का, और आप कंक्लूड भी एक पॉजिटिव पॉइंट पे करते हो कि बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज, बेस्ड ऑन लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन, और बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, आई एम रिजॉल्विंग दिस डिलेमा एंड आई एम टेकिंग दिस डिसीजन। तो आपके डिसीजन को एक डेप्थ मिल जाता है, उसको रीजनड आर्गुमेंट मिल जाता है। तो केस स्टडी में सर ये मुझे लगता है कि ये अप्रोच होना चाहिए कि स्टेक्स आइडेंटिफाई किए सबसे पहले, अपने आप को लोकेट कर लिया, और उसके बाद आपने अपना आंसर बता दिया कि मुझे ये डिसीजन लेना है। अच्छा, जो डिसीजन भी होते हैं, कई बार क्या होता है कि बच्चे जब सॉल्व करते हैं उसको, तो बहुत ही आइडियल डिसीजन की तरफ जाते हैं, जबकि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, और ह्यूमन बीइंग आइडियल नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि कई बार कुछ केस स्टडी ऐसी है, जब चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फैमिली को एकदम किनारे करते नहीं, मैं देश के लिए कर दूंगा। लेकिन क्या होगा जब आपकी फैमिली, उसके प्रति भी तो आपका एक उत्तरदायित्व, तो आपको एक बहुत बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। जैसे सर ने कहा कि एक की आपको उन्होंने दिया कि केस स्टडी के बीच में अपने आप को रखो, ठीक है। अब मान लीजिए आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, और आपका ड्यूटी है, ठीक है, दोनों बहुत जरूरी है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते ना कि मैं परिवार को टोटली डिस्कार्ड कर दूंगा। तो क्योंकि अगर आपके ऊपर इमोशनल प्रेशर आ जाएगा, आपके मतलब आपके घर में दिक्कत हो रही है, आपका डिवोर्स केस चल रहा है, तो फिर आप ड्यूटी भी नहीं कर पाओगे, दोनों चीजें। तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल जो है थिंकिंग के साथ इसके साथ जाना पड़ेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, कई बार हम जो केस स्टडी करते हैं उसमें, जैसे सर ने बताया, मैक्सिमम बेनिफिट, हम जो है वो क्या करना कोशिश करते हैं कि हम जो है एब्सोल्यूट बेनिफिट की तरफ जाना चाहिए। जब हम केस स्टडी में जो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम एक तरफा निर्णय ले लेते हैं कि हम मानवता की रक्षा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैक्सिमम बेनिफिट का मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 100% बेनिफिट, कुछ को नुकसान भी हो सकता है। सपोज कि आप एक डैम बना रहे हैं तो कुछ को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन यहां में देखना पड़ता है कि फायदा अधिकतम लोगों को होना चाहिए। और यही प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, यही ब्यूरोक्रेसी में आपको करना पड़ता है। अगर आप कोई एक सड़क भी बनवाने जा रहे हो और किसी किसान की जमीन ले रहे हो आप, और ये केस स्टडी, तो आप ये मत सोचिए कि उसमें कोई दुखी नहीं होगा उसमें, लेकिन आपको मैक्सिमम बेनिफिट का जो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, यानी कि रियल लाइफ में क्या हो रहा होता है उसके साथ जाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज में और भी आती है, जैसे आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है,
कई बार लोगों को लगता है कि एथिक्स एक स्टैटिक सब्जेक्ट, इसमें न्यूज़पेपर का कोई रोल नहीं है, और आदत पे मिथ टूट गया होगा कि इसमें न्यूज़पेपर का बड़ा रोल है, इस कारण कि प्रैक्टिकल एग्जांपल देने पड़ेंगे। अब जैसे मान लो आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिख रहे हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में लिख रहे हो, और न्यूज़पेपर में आपको रोज नई केस स्टडी देखने को मिल रही है, और वो भी नेशनल केसेस हैं तमाम इस तरह के जो बहुत चर्चा में रहे। अगर आप उनको मेंशन करते हो, ठीक है, उनको अगर मेंशन करते हो और उसके बारे में बताते हो कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं या ये इसके साथ कितना रिलेवेंट है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई बार जो सीनियर नेता है या जो हमारे जिनको रास्ता दिखाने का, वो लोग कई बार बोल देते हैं कि लड़कियों को ऐसे नहीं ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, और आप पता चला कि जेंडर डिस्पैरिटी पे आप क्वेश्चन लिख रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है। तो ये मत सोचिएगा कि एथिक्स में न्यूज़पेपर का कोई वैल्यू नहीं है। एथिक्स में ये जो चीजें चल रही हैं वही तो आपके साथ एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आते हैं जो जुड़ते हैं। कई बार कई ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस जो है वो गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, तो जब आप करप्शन के बारे में लिख रहे हैं, इंटीग्रिटी के बारे में लिख रहे हैं, तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपको ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब लास्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ जीएस के, और एससे है, और बहुत क्रूशियल होता है मेरे ख्याल से। मतलब ये 2 एससे बहुत कुछ तय करते हैं कि आप इन और आउट के बीच में आप खड़े हैं। आपने इसको कैसे डील किया? सर ऐसे लिखने के कुछ तरीके हैं। तो सब लोग अपना अपना अलग अप्रोच यूज करते हैं। मेरा सेक्टोरल अप्रोच मैंने यूज किया था कि सिलेबस के जो एरियाज है, मैं उन एरियाज में से देखूंगा कि कोई भी ऐसे अगर टॉपिक है तो मैं उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखूंगा, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के, एनवायरमेंट के, सिक्योरिटी के, ये सारे पर्सपेक्टिव से मैं उसको देखूंगा। तो एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल ऐसे बन जाता है। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग ऐसे, एंड दिस मे नॉट बी द नेचुरल वे फॉर एवरीवन। तो इसमें ये होता है कि कई बार आपको आपका लिखने का तरीका अलग होता है और आप किसी को कॉपी करने जा रहे हो तो आपका ऐसे अच्छा नहीं हो पाता है। तो कई एक दूसरा ऐसे होता है कि एक सिस्टम्स अप्रोच होता है उसमें, कि आपने एक सिस्टम बना लिया और आप एक उसको सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि कोई भी टॉपिक है, लेट्स से एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इज अ सिस्टम जिसके बहुत सारे लिंकेजेस है, जिसमें इनपुट्स है, आउटपुट है, लिंकेजेस है अलग अलग सेक्टर्स के साथ। तो उस सिस्टम के पर्सपेक्टिव से अगर आप उस चीज को देख रहे हो तो एक स्ट्रक्चर आप बना के एग्रीकल्चर के ऐसे को डील कर रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरा होता है तरीका जिसमें एनेक्डोट से शुरू करते हैं कि एक स्टोरी बता दिया कहीं पे, जैसे फार्मर्स लेट्स से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना ही ग्रेव को डिग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट के मेथड्स है फार्मर्स के, वो आपने बता दिया। इससे आपने ये दिखा दिया कि कितना ग्रेव सिचुएशन है फार्मर्स के लिए, और फिर फार्मर्स को लेकर आपने डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया कि क्यों ये सिचुएशन है। उसके बाद आपने सोल्यूशंस दे दिए कि उनके ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए हम ये स्टेप्स ले सकते हैं, और फाइनली कंक्लूड किया कि ये स्टेप्स लेने के बाद फाइनली हम क्या अचीव करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सब लोग हर एक तरीके से ऐसे लिख कर देखे, उसको इवेलुएट करवाए, और जिसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो आपका नेचुरल वे ऑफ राइटिंग है। तो आप उसको अडॉप्ट करें और उसी को फॉलो करें। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ब्लाइंडली कि किसी ये पर्टिकुलर अप्रोच से ही आपको मार्क्स आएंगे, दैट इज नॉट ट्रू। देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस, 6-7 टाइप के अप्रोचेस है, उसमें से जो भी आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी मैच हो रही है वो आप यूज करके एक डेफिनेटली एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। इस बार फर्स्ट पार्ट में आपका कौन सा ऐसे रहा? फर्स्ट पार्ट में सर मैंने जो एनवायरमेंट वाला टॉपिक था मैंने उसको चूज किया था। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एक डायनामिक टॉपिक है। एनवायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी का खैर आपका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स भी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। नोट्स बनाने को लेकर इसमें लास्ट पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नोट्स बनाने को लेकर आपका इसमें क्या थॉट है? सर नोट्स बनाना एक बहुत ज़रूरी पार्ट है प्रिपरेशन का, बिकॉज एग्जाम से पहले एक हफ्ते में आप सारे टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने होंगे कि आप लास्ट के 1 वीक में सारा नोट्स एक बार रिवाइज कर सको। तो ये नोट्स, बेसिक नोट्स आपके पास होने चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम वो नोट्स सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको इंटरनलाइज करना जरूरी है। उसको आप अपना लीजिए उस नोट्स को। अगर मैं किसी को रात में उठाकर भी पूछ लूं कि ये टॉपिक के बारे में था, यू शुड बी एबल टू से एटलीस्ट 5-6 पॉइंट्स उसके बारे में। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाकर उसको इंटरनलाइज कर लेना है। बिल्कुल। तो क्योंकि वहां पर ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास 9 मिनट है, 7 मिनट है एक आंसर लिखने के लिए। तो आपको सोचना भी है, स्ट्रक्चर भी बनाना है, फिर लिखना भी है। तो अगर आपके फिंगर टिप्स पे वो सारी चीजें हैं तो आप बहुत इजीली स्ट्रक्चर बना के बस उसको लिख सकते हैं, वरना 3-4 मिनट आपका सोचने में चला जाता है। राइट। तो दोस्तों बहुत ही एक जबरदस्त आपको एक तरीका मिला होगा कि स्पेशली मेंस जो कि सबसे क्रूशियल पार्ट है उस पर हम कैसे फोकस करें। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैब साहब हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, और चूंकि इंटरनल सिक्योरिटी तो इनकी आपकी आईपीएस की ट्रेनिंग का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट रहा होगा, और एनवायरमेंट इनका बहुत ही एक पावरफुल एस्पेक्ट है।
तो इन दोनों पोर्शंस के लिए जुड़ रहे हैं और आज हमारी एकेडमी बहुत ही अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है कि वो ऑफिसर्स जो जिनके पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा किया है, वो इस मंच पर अपने टीचिंग पैशन के साथ आ रहे हैं। और इनका शुरुआत से बहुत पैशन रहा है और इन्होंने तमाम दूर दराज के बच्चों को पढ़ाया भी है काफ़ी ज़्यादा। ये हमेशा एजुकेशन से जुड़े रहे हैं और हमारे मंच पे हमेशा ऐसे टीचर ही आए हैं जिनके अंदर एक पैशन रहा है टीचिंग को पढ़ाने को लेकर, उनके अंदर एक इनोवेशन करने का जो है वो इनपुट रहा है। हमारे कॉन्सेप्टर बैच के बारे में आपका क्या राय है और उस पर क्या कहना चाहेंगे, जहां पर हम स्किल और एजुकेशन दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं? सर, कंसेप्टर बैच मुझे ये एक बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट लगा है। इनफैक्ट मैं उससे काफ़ी टाइम तक मैं उससे मुखातिब रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो फेज़ है, ये जो जर्नी है यूपीएससी का, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो दिस एग्जाम प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग, मेमोराइजिंग एंड राइटिंग। इसमें आपका मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका इमोशंस को मैनेज करना, एक स्पिरिचुअल अप्रोच भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंसेप्टर बैच में मुझे लगता है कि ये एस्पेक्ट्स पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, जिससे एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बच्चा खुद को सस्टेन कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव एस्पेक्ट है और आई थिंक इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है और पर्सनालिटी को बनाने के लिए आपको कई एस्पेक्ट्स करने पड़ते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ने पढ़ाने का, उतना मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ बुक्स, सिर्फ एनसीईआरटी पुरानी या नई या ढेर सारे नोट्स रख लेना, ये सक्सेस का पैरामीटर नहीं हो सकता। जब तक आप अपने आप को ट्यून नहीं करोगे, जब तक आप अपना माइंडसेट उसके हिसाब से ट्यून नहीं करोगे, जब तक आप अपनी इस पढ़ाई के दौरान आपने देखा कि आपको कई फेलियर का सामना करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जाए और ताजपोशी आपकी की जा रही, बहुत वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। और उसमें आप अपना जो फैमिली प्रेशर है, जो आपका पीयर प्रेशर है, जो आपके अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जो आपको भगा रहा है, बोरियत होती है कुछ समय बाद, जब आप कमरों में बंद रहते हैं ना कुछ महीनों तक, सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होती, तो बस यही मन करता है कि एक दिन ये सारी किताबें फेंक दें। उस समय अपने आप को कंट्रोल करके रखना, उसमें गिव अप ना करना और बस अपने आप को ये मोटिव, बस एक कदम और बस अब मुझे सक्सेस मिलती चली जाने वाली है। तो इस सब चीजों को हमने इस कॉन्सेप्टर बैच में डाला है, जहां आपकी पर्सनालिटी और आपके एकेडमिक्स दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। और जुड़े रहिए क्योंकि सर भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस कॉन्सेप्टर बैच की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे आप जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सफर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और जरूर मुझे बताएं और सर के साथ जल्दी आपकी मुलाकात होगी। अपने प्रश्नों को तैयार रखें ताकि ये आपके प्रश्नों की बम्बार्डमेंट को डील कर सके और आपको सही रास्ता बता सके कि कैसे आगे जाना है। थैंक यू सो मच।